क्लियर आवाज आ रही है आप सबको? आवाज मेरी क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा, आप लोगों का जो ये टॉपिक है उसमें इंट्रोडक्शन टू द इंटरनेट एंड द वेब। सबसे पहले पहला हमारा जो लेक्चर था वो था ऑपरेटिंग सिस्टम का। अभी जो हमारा लेक्चर है वो है इंट्रोडक्शन टू द इंटरनेट एंड वेब। सबसे पहले हम लोग जो चीज़ें इसमें कवर करेंगे वो है यूआरएल, इंटरनेट, राउटर्स, आईएसपी, डीएनएस, आईपी एड्रेसेस, प्रोटोकॉल्स, कुकीज, सेशन, एचटीटीपी एंड एचटीटीपीएस एंड फायरवॉल। अच्छा, मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूं कि इनमें से जो ये टर्म्स हैं हम इनको रीड करेंगे, हम इनकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, हम इनकी टर्म्स को समझेंगे और टर्म्स को समझने के बाद हम लोग फर्दर जो है इसके ऊपर प्रोसेस करेंगे। ठीक है। अब सबसे पहले जो एक चीज आ रही है यूआरएल। आप लोगों को पता होगा यूआरएल क्या चीज है। यूआरएल जो है बेसिकली हम कहते हैं एड्रेस को वेब पेज के। जैसे www.youtube.com है, ये हमारे पास एक यूआरएल है। www.wikipedia.com ये हमारे पास यूआरएल है। इसी तरह यूआरएल हम कहते हैं एड्रेस ऑफ अ वेब पेज को। इसका मतलब होता है यूआरएल का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है। ये आपके पास वेब एड्रेस होता है और इसके अंदर आपके पास ये पूरे का पूरा कलेक्टिवली जो कंबाइन करके एक वेबसाइट को ओपन करता है, जो उसके सर्वर को रीडायरेक्ट करके लेके जाता है, उसको आप कहते हैं यूआरएल। जैसे विकिपीडिया पे अगर एक टॉपिक है और मैं उस टॉपिक पे आप लोगों को उसका पूरा लिंक कॉपी पेस्ट करके भेजूं तो वो पूरे का पूरा यूआरएल मैं आपको भेज रहा होता हूँ। ठीक है। ये आपके पास कहलाता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अच्छा, सबसे पहले हम जरा इंटरनेट की चीज पढ़ लें कि इट इज द लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड दैट कनेक्ट्स हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल नेटवर्क्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसको इंटरनेट को अगर आप एक ग्लोब की तरह देखें तो ये पूरी एक साइबर स्पेस बनी होती है। पूरी एक साइबर स्पेस है जिसके अंदर आप लोगों की इंफॉर्मेशन, आपके आइडियाज जो है वो मूव करते हुए जा रहे होते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से दूसरी, दूसरी से तीसरी। तो इलेक्ट्रॉनिकली इसकी मूवमेंट होती है जिसमें आइडियाज भी हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन भी हो सकते हैं, डेटा वगैरह जो सारी चीजें हैं वो आप इंटरनेट के थ्रू एक साइबर स्पेस में मूव करवाते हैं। और पूरे का पूरा जो एक साइबर स्पेस बना हुआ है वो एक इंटरनेट का साइबर स्पेस है जिसमें आपके सारे कंप्यूटिंग डिवाइसेस जो है कनेक्टेड होती हैं और आप एक नेटवर्क के साथ कनेक्ट होकर एक ग्लोब में एंटर हो जाते हैं। अब जैसे आप ये देखो कि हम पूरे वर्ल्ड को कह दें कि ये ग्लोब है और इसके अंदर हम सारे डिफरेंट कंट्रीज हैं। अब ये सारी कंट्रीज आपस में कनेक्टेड हैं, हर इंडिविजुअल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। मैं यहाँ से किसी को कोई ईमेल भेज रहा हूँ, यूएस में भेज रहा हूँ, यूके में भेज रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया में भेज रहा हूँ, तो वो भी इसी इंटरनेट से कनेक्टेड हैं जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन और जो भी सारी चीजें उसकी मूवमेंट हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट चीज है कि आप लोगों ने इंफॉर्मेशन हाईवे, इसको एक टर्म दी गई है कि इंफॉर्मेशन हाईवे है। जैसे मोटरवे एक हाईवे है एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, दूसरी जगह से तीसरी जगह मूव करने के लिए, उसी तरह मैं इसको इंफॉर्मेशन हाईवे कहूंगा। पहली बात है इंटरनेट। इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, इसके अंदर किस तरह वर्किंग होती है, ये किसी का अपना कोई वो नहीं है कि जी कोई बंदा कहे कि ये मेरी मलकियत है और इंटरनेट ये मेरा है, नहीं। ये हर किसी का, जिसे कहते हैं ना, वो कंबाइंड एक कलेक्टिवली एक साइबर स्पेस है जो कि हर कोई यूज करता है और हर कोई एक प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है आपस में एक दूसरे की कनेक्टिविटी का। अब नेक्स्ट चीज आती है जी, व्हाट इज वेब। वेब क्या चीज है? वेब जो है, जब हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो हम करते हैं www.youtube.com। तो www स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। अब वर्ल्ड वाइड वेब हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वर्ल्ड वाइड वेब जब हम ओपन कर रहे होते हैं तो उसमें हम एक टर्म ये मेंशन करते हैं www के, हम जिस लिंक के ऊपर जा रहे हैं उस लिंक के ऊपर इंफॉर्मेशन है जो कि वेब पेजेस, टेक्स्ट और ग्राफिक्स जितनी चीजें हैं इन पे मुश्तमिल है। कलेक्टिवली इनको ज्वाइन करके हम एक
वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। और www हम इसलिए लिखते हैं ताकि उसको पता हो कि वर्ल्ड वाइड वेब है, ग्लोबली जो कि यूज होती है, हम इसलिए www लिखते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास हाइपरटेक्स्ट के लिंक्स भी होते हैं, कीवर्ड्स भी होते हैं, डेटा भी होता है, इंफॉर्मेशन भी होती है, इमेजेस भी होती हैं। अब हमारे जो वेब पेजेस हैं, मैंने तो कह दिया कि मैं www.youtube.com पे चला गया, मैंने एक दफ़ा बता दिया कि ये मेरी एक साइबर स्पेस है जिसमें मैं एंटर हो गया। अब इस साइबर स्पेस के अंदर जो मैं जिस वेबसाइट पे जा रहा हूँ, वो वेबसाइट डिफरेंट टेक्स्ट, इमेजेस, वेब पेजेस को कंबाइन करके, आपस में ज्वाइन करके मेरे पास एक पूरे का पूरा वेबसाइट बन जाती है। अब डिफरेंट वेब पेजेस को अगर आपस में आप कनेक्ट करें ना, मतलब कलेक्शंस ऑफ लिंक्ड वेब पेजेस। अब मैं किसी वेबसाइट पे जाता हूँ, तो जो उसका फ्रंट पेज है, जैसे जब मैं यूट्यूब पे जाता हूँ तो आपको पता है सामने ही सब कुछ आ रहा होता है, ट्रेंडिंग में कौन सी वीडियो चल रही है वो आ रही होती है, आपके रीजन की टॉप रेटेड कौन सी वीडियोस हैं वो आ रही होती हैं, सर्च ऊपर बनी हुई आ रही होती है, तो वो आपका फ्रंट पेज है, कवर पेज जिसको आप कहते हैं, उसको आप वेब पेज को होम पेज बोलेंगे। कि जब आप कोई वेबसाइट एक्सेस करते हैं, तो जो उसका पहला पेज, जो उसका फर्स्ट पेज ओपन होगा, वो आपका होम पेज होगा, राइट? अब वो आपका होम पेज कहलाएगा। अब वहां से आप लेट सपोज लेफ्ट साइड पे आपके पास डिफरेंट लिंक्स बने, जिसमें आप कह दो कि ट्रेंडिंग का कौन सा है, टॉप 10 वीडियोस कौन सी हैं। अब जब आप उस पर क्लिक करोगे तो टॉप 10 वीडियोस को जब आप क्लिक करोगे वो अलग पेज पे आपको लेके जाएगा, तो वो दूसरा वेब पेज है। आप ट्रेंडिंग पे क्लिक करोगे वो एक और वेब पेज पे लेके जाएगा, वो थर्ड वेब पेज है। इसी तरह वेब पेजेस जो है वो कलेक्टिवली सबको मिला के एक वेबसाइट बनाई जाती है। लेकिन जब आप कोई वेबसाइट का एड्रेस देते हो, तो वो जैसे google.com लिखते हो तो सर्च इंजन सामने आ जाता है, तो वो गूगल का होम पेज है, फ्रंट पेज है। तो जो आपका फर्स्ट पेज होता है उसको आप होम पेज कहते हैं। अब देखें डिफरेंट स्कूल्स और डिफरेंट हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेसेस, स्कूल्स आपस में हाई स्पीड कम्युनिकेशन और लाइंस के साथ कनेक्टेड है, ठीक है? अब जो जैसे कि आप हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो हम अगर वाईफाई के अलावा एक तार के साथ कनेक्टेड हैं, जैसे कि वो एक लैन की केबल आपके साथ लगती है, जो कहते हैं कि जी लैपटॉप्स में आप कनेक्ट कर लें, अगर वाईफाई नहीं है तो, मैं वाईफाई के बगैर की बात कर रहा हूँ अभी। और आपके जो लैब्स में कंप्यूटर्स पड़े हैं, वो आपस में जो कनेक्टेड हैं, वो लोकल एरिया नेटवर्क की मतलब एक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड है, जिसको आप लैन कहते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे जी लैन की तार आपस में कनेक्ट कर लें, तो लैन मींस लोकल एरिया नेटवर्क। अब स्टूडेंट्स और एम्प्लॉइज यूनिवर्सिटी में इसके साथ कनेक्टेड होते हैं जो यूज कर रहे होते हैं, वायरलेस की मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है? तो हम इसको बोलेंगे कि लोकल एरिया नेटवर्क उसको कहते हैं जो कि विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन एक आपस में कनेक्टिविटी है, वायर्ड कनेक्टिविटी है, उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। अब एक और तरीका है इंटरनेट को कनेक्ट करने का, वो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। अब हमारे पास इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स कौन से हैं? आप लोग अपने घर में अगर यूज कर रहे हैं इंटरनेट, तो आपका सर्विस प्रोवाइडर कौन सा है, मतलब आपको इंटरनेट दे रहा कौन है? अब जैसे मैं यूज कर रहा हूँ, मैं पीटीसीएल का इंटरनेट यूज कर रहा हूँ, तो मेरा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा पीटीसीएल। कुछ स्टूडेंट्स या कुछ टीचर्स नेयाटेल यूज कर रहे हैं, तो उनका सर्विस प्रोवाइडर होगा नेयाटेल। तो आईएसपी स्टैंड फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, कि आपको इंटरनेट की सर्विसेज कौन दे रहा है। अब आपके सामने ये कनेक्टेड है, आपको नजर आ रहा होगा कि जो आपका इंटरनेट है, जैसे 3 कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं, ये राउटर के थ्रू कनेक्टेड है, और वो जो मॉडेम है मेन, वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। वेयर एज एक सिंगल कंप्यूटर अगर मैं घर में ही यूज कर रहा हूँ और ये डीएसएल मॉडेम एक लगी है, वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। तो हमारे पास डीएसएल मॉडेम के थ्रू भी हम कनेक्ट कर सकते हैं और राउटर के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास एक नेटवर्क है जो हम एक्सेस करने के लिए एक स्मॉल अमाउंट ऑफ फी पे करते हैं, जैसे मैं पेटीसीएल को दे रहा हूँ अमाउंट कनेक्शन की स्पीड के मुताबिक, ठीक है? अब वो आपके पास जो कनेक्टिविटी है वो टीसीपी आईपी के थ्रू कनेक्टिविटी है। व्हाट इज टीसीपी एंड आईपी? टीसीपी इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड आईपी इज इंटरनेट प्रोटोकॉल।
ठीक है। अब आप एक चीज देखो, अब हर कोई अपने नेटवर्क का बिल देता है। जैसे कि मैं अगर अपना इंटरनेट यूज कर रहा हूँ, मैं अपने इंटरनेट का अलग बिल दे रहा हूँ क्योंकि मैं सर्विसेज ले रहा हूँ। पीटीसीएल से अगर मैं सर्विसेज ले रहा हूँ तो आई हैव टू पे देम, मैं उनको पैसे दे रहा हूँ। एयरटेल का अगर कोई कनेक्शन यूज कर रहा है वो उनको पैसे दे रहा है। तो जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो अपनी सर्विसेज देने के जो है वो कॉस्ट जो है वो चार्ज करती है आपको, और आप उसको पे करके वो सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। अब ये टीसीपी आईपी क्या है, ये नेक्स्ट स्लाइड में आपके पास आएगा। TCP इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड IP इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP मैंने आपको कल बताया था कि हर डिवाइस का अपना एड्रेस है जिसको हम इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं, IP एड्रेस कहते हैं। हर डिवाइस को अपना अपना एक एड्रेस गिवन है, जो एड्रेस वो जिस पे वो आइडेंटिफाई हो सकते हैं एक इंटरनेट के पूरे ग्लोब के अंदर, साइबर स्पेस के अंदर। ठीक है। अब है द रीजनल इंटरनेट कंपनीज route and forward all traffic and the cost is still only that of a local telephone calls। बात ये आती है कि आपकी जितनी ट्रैफिक है, जितनी चीजें हैं जो आप यूज कर रहे हैं, जो आप पैकेट्स ट्रांसफर कर रहे हैं एक इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, जैसे विकिपीडिया पे मैंने एक चीज सर्च की है और मैं एंटर प्रेस करता हूं तो मेरी इंफॉर्मेशन राउटर के थ्रू जाएगी कि मैंने क्या चीज रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की है, और वही रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की हुई मेरे यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड जो कि आईपी एड्रेस है उसके थ्रू मेरी डिवाइस पे वापस आएगी। अब वो मेरी डिवाइस पे जब वापस आएगी तो मुझे ऑटोमेटिकली, अच्छा आप लोगों को स्लाइड्स विजिबल नहीं है? नो सर। अब आपको नजर आ रही स्लाइड्स? यस सर। अच्छा, आप लोगों के पास जो टीसीपी आईपी है वो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है और आईपी इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट चीज जो आपके पास आ रही है उसमें आपके पास आईएसपी क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स कौन कौन से हैं। अब मैं कह दूं कि जो आपकी कनेक्टिविटी है इंटरनेट के साथ, जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। अब मेरे पास इसमें पीटीसीएल है, नेयाटेल है, वाई ट्राई बाय और वतीन है। अब क्लाइंट और सर्वर का स्ट्रक्चर क्या है वेबसाइट पे, क्लाइंट कौन है और सर्वर क्या है। क्लाइंट मैं हूं जो मैं नेट यूज कर रहा हूं, आप क्लाइंट है जो नेट यूज कर रहे हैं। अब जैसे कि एक वेब पेज जब आप ओपन करते हैं, आपको इतना पता होगा कि यार ये जो वीडियोस हैं जो मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे, वो वीडियोस किसी ना किसी सर्वर पे तो पड़ी होंगी, वो वीडियोस किसी ना किसी जगह पे तो प्लेस्ड है, वो वीडियोस कहीं ना कहीं से तो चल रही हैं। अब वो जगह कौन सी है, वो वेब के सर्वर्स हैं जो हर जगह अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड द ग्लोब पड़े हुए हैं, जिसके थ्रू ये इंफॉर्मेशन आप लोग अपने लैपटॉप पे, अपने पीसी पे, अपने मोबाइल पे एक्सेस कर सकते हैं। अब ये सर्वर कहाँ कहाँ है, हो सकता है यूट्यूब का सर्वर एक रशिया में हो, एक यूके में हो, एक यूएस में हो। अब आपके रीजन पे है कि आप कहाँ से कनेक्ट करते हैं। आप अगर कोई वीडियो सर्च कर रहे हैं और आपका रीजन ही एशिया का बन रहा है और आप पाकिस्तान से एक्सेस कर रहे हैं, क्या पता वो नियरेस्ट सर्वर जो है आपका रशिया का आपको लेके दे दे, क्या पता आपको यूके के सर्वर से दे दे। व्हाट इज सर्वर? सर्वर बेसिकली देखा जाए तो एक फिजिकल डिवाइस होती है जिसके अंदर ही सारा डेटा स्टोर होता है, जो कि हाईली मतलब जिसे कहते हैं सिक्योर डिवाइस होती है। अब ये सर्वर जो है आपके पास ये डेटा स्टोर कर रहा है। ठीक है। बेसिकली सर्वर एक कंप्यूटर ही है जो कि दूसरे कंप्यूटर्स को डेटा फराहम कर रहा है। ठीक है। चाहे वो लोकल एरिया नेटवर्क है, चाहे वो वाइड एरिया नेटवर्क है। अब आपके पास जो मेल सर्वर्स हैं, वेब सर्वर्स हैं, फाइल सर्वर्स हैं, जैसे कि मैं कह दूं गूगल है। अब जीमेल पे आप ईमेल सेंड करते हैं तो जीमेल का एक अलग सर्वर है जो कि कंप्यूटर है। अब वो कैसे ऑपरेट कर रहा है, मैं किसी को अगर ईमेल सेंड कर रहा हूं, अगर मैं किसी को कोई ईमेल सेंड कर रहा हूं तो वो पहले जीमेल के सर्वर पे जाएगी, वहां से उसकी जो डिकोडिंग होगी वो होगी, अगला एड्रेस देखा जाएगा। जैसे कि अगर मैं xyz@gmail.com से वेबसाइट में मतलब ईमेल सॉरी भेज रहा हूँ abc@gmail.com पे, तो मेरा एड्रेस है xyz@gmail। तो पहले मेरी ईमेल abc@gmail के पास नहीं जाएगी, मेरी ईमेल पहले जीमेल के सर्वर पे जाएगी और उस सर्वर पे
वो एड्रेस ढूंढेगा कि abc@gmail कौन सी जगह पर है, तो वहां से वो उसको रीडायरेक्ट करके उस लोकेशन पे भेजेगा ताकि मेरी ईमेल सही जगह पे जाके रिसीव हो अगले को। ठीक है, अब आप ये देखो कि जब आप किसी भी इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू वेबसाइट को ओपन करते हो तो आपका कंप्यूटर एक वेब का क्लाइंट बन जाता है। वेब का क्लाइंट किधर बन जाता है, जो पूरा क्लाइंट सर्वर रिलेशन एक चल रहा है वेबसाइट के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, तो आप एक क्लाइंट बन के चीजें मांग रहे हो। जैसे क्लाइंट किसी शॉप पे आता है, वो कहता है जी मेरे आपका ग्रोसरी स्टोर है, मुझे ये चीज प्रोवाइड कर दें, तो जो ग्रोसरी स्टोर वाला है वो उसको एज अ क्लाइंट डील करेगा। इसी तरह जब आप इंटरनेट की सर्विसेज लेते हो और इंटरनेट से कोई चीज की रिक्वेस्ट करते हो, तो आप एक क्लाइंट बन के रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करते हो, और आपका और इंटरनेट का और उस सर्वर का एक रिलेशन बन जाता है जो कि कहा जाता है क्लाइंट सर्वर रिलेशन, जो कि आप क्लाइंट सर्वर नेटवर्क यूज कर रहे होते हो। ठीक है, अब आप देखो वेब ब्राउजर क्या चीज है, गूगल क्रोम क्या चीज है, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या चीज है, माइक्रोसॉफ्ट एज क्या चीज है, मोजिला क्या चीज है, ओपरा क्या चीज है, ये आपके पास इंटरनेट ब्राउजर्स हैं। अब ब्राउजर क्या है कि एक सॉफ्टवेयर है जो आप रन करते हो अपने पीसी के ऊपर ताकि आप वेब के क्लाइंट बन जाओ। अब आप लोग देखो www.youtube.com आप लोग अपने सी ड्राइव में जाके क्यों नहीं लिखते, माई कंप्यूटर में क्यों नहीं लिखते, नोटपैड में क्यों नहीं लिखते, आप लोग अपना गूगल क्रोम पे जाके क्यों लिखते हो? आप लोग इसलिए लिखते हो क्योंकि आप लोगों को पता होता है कि ये ब्राउजर है, ये इसको पता है कि www को ट्रांसलेट कैसे करना है, इसको पता है कि YouTube जब मैंने लिखना है तो जाना किधर है। तो वो पहले से एक सॉफ्टवेयर है, एक ब्राउजर है जिसको ये सारी इंफॉर्मेशन पता है, और आप उस पे सिर्फ इजीली जाके www डॉट वेबसाइट का नाम लिख देते हो तो वो आपको डायरेक्ट उस वेबसाइट पे ले जाता है, और आप उस वेबसाइट को सर्च करते हुए इंटरनेट के क्लाइंट बन जाते हो। अब आईपी एड्रेस क्या है, हर कंप्यूटर का डिफरेंट आईपी एड्रेस होता है, जिसमें आइडेंटिफिकेशन कोड है जो कि 4 पार्ट्स पे बना होता है। अभी 4 पार्ट्स जो हैं उनमें कैसा एड्रेस होता है, ये नीचे आपको एग्जांपल गिवन है 106.29.242.17, और यहाँ पे लिखा है कि हर पार्ट, जैसे 106 पहला पार्ट है, 29 दूसरा पार्ट है, 242 तीसरा पार्ट है, 17 फोर्थ पार्ट है। हर पार्ट सेपरेट होता है एक डॉट के साथ। और ये आप भी अभी अगर अपने लैपटॉप से या अपने मोबाइल से मेरे साथ कनेक्टेड हो तो आप इसी तरह के किसी एड्रेस के साथ कनेक्टेड हो। अभी ये चारों पार्ट्स जो हैं वो 0 से 255 आपके पास जो है वो रेंज है, और आप इस रेंज के साथ ही आपस में कनेक्टेड हो। अब 0 से 255 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 106 जो लिखा हुआ है इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। 0 से 255 की इसकी रेंज है, इसके दरमियान में ये वैल्यू रहेगी। और अब आप खुद अंदाजा लगा लो कि 106 जहां पर लिखा है, अगर यहाँ पे 0 से 255 तक कोई कोड आप दो, जहां पर 29 लिखा है वहां से 0 से 255 के दरमियान कोई कोड दो, 252 242 जहां पे लिखा है वहां से 0 255 के दरमियान कोई कोड दो, या यही कोड दो, तो आप एक चीज देख लो कि कितने ज्यादा यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड जो कि किसी से मैच नहीं होंगे वो बन सकते हैं। तो इतना ज्यादा जो है वो बिजी ट्रैफिक होती है इंटरनेट की कि ये सारे कोड इन यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आपकी हर डिवाइस आप घर में अगर यूज कर रहे हैं तो आप देख लो 10 डिवाइसें अगर आप अपने घर में यूज कर रहे हो तो 10 आईपी एड्रेसेस आपको मिले हैं, 10 यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड आपको मिले हैं। तो ये आईपी एड्रेस आपका इस टाइप का होता है। अब आप ये देख लो कि कॉम्बिनेशन ऑफ द 4 आईपी एड्रेसेस 4.2 बिलियन पॉसिबल एड्रेसेस बना सकते हैं, कॉम्बिनेशन इनका। तो अब आप खुद अंदाजा लगा लो कि कितना ज्यादा हैवी ट्रैफिक होता है इंटरनेट के ऊपर। ठीक है, अब इतने ज्यादा मेंबर्स हो गए हैं कि अब इन्होंने एक ऑल्टरनेट एड्रेसिंग सिस्टम भी बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि देखा जाए तो इंटरनेट की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा यूजर्स आ रहे हैं, हर इंसान के पास तो मोबाइल फोन आ गया है, स्मार्टफोन आ गया है, तो हर स्मार्टफोन वाला बंदा डेफिनेटली इंटरनेट से कनेक्टेड होता है। तो इसलिए अब इन लोगों का प्रोजेक्टेड ग्रोथ को देखते हुए एक ऑल्टरनेट एड्रेसिंग सिस्टम भी देने का प्लान बन गया। ठीक है, अब वर्किंग सोल्यूशन जितने ज्यादा दिए जा रहे हैं उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भी चेंज हो रहा है थ्रू आउट द इंटरनेट। तो जैसे जैसे चीजें चेंज होती जा रही हैं उस तरह इनका प्रोसीजर भी चेंज होता जा रहा है। ये कोशिश कर रहे हैं कि अब एक डिफरेंट प्रोसीजर लेकर आए
हर किसी को एड्रेस प्रोवाइड करने का। अब आपके पास आईपी एड्रेस आप अपने लैपटॉप पे कैसे चेक कर सकते हैं? आप लोगों ने सिंपल आईपी एड्रेस अगर चेक करना है तो आप आईपी कॉन्फ़िग लिख के अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे, कैसे, विंडोज के नीचे स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, स्टार्ट में जाते हैं, वहां पर आप सिर्फ cmd लिखते हैं तो आपके पास एक कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगी। अब वो जो ब्लैक सी स्क्रीन आएगी, आप वहां पर आईपी कॉन्फ़िग जैसे ये लिखा हुआ है, आप इसको लिखोगे तो आपको आपका आईपी एड्रेस जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास टीसीपी एंड आईपी की दोबारा बात आएगी। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या है और इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या चीज है? पहले मैं आपको बता दूं, जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है वो एक पोस्टमैन की तरह डील करता है। अब पोस्टमैन का क्या काम है? हर जगह एड्रेस के मुताबिक लेटर्स, पार्सल या कोई भी ऐसी चीज है वो डिलीवर करना। ठीक है, अब वो कैसे डिलीवर करता है? एंड ही मेक श्योर कि भाई आपके हर बंदे को जिसके एड्रेस पे लेटर आया है वो जब रिसीव करे तो वो रिसीविंग दे, ताकि कंफर्म हो कि लेटर डिलीवर हुआ है और एग्जैक्ट एक सही लोकेशन पे जाके डिलीवर हुआ है। ठीक है, तो जब ये चीज आ जाती है ना कि आपने एड्रेस एक बड़ी सही जगह पे डिलीवर किया है, एग्जैक्ट लोकेशन पे डिलीवर किया है, तो आपका ये पोस्टमैन की तरह टीसीपी डील करता है। एंड टीसीपी इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। काइंडली माइक म्यूट कर दे जी। अब आपका टीसीपी जो है वो पोस्टमैन की तरह डील कर रहा है, और आईपी क्या है? आईपी एक क्लर्क है। अब क्लर्क कैसे है? अब आप एक चीज देख लो, क्लर्क का काम यह है कि अगर मैं पोस्ट ऑफिस गया हूं और मैंने उस क्लर्क को लेटर दी है, उसने मेरे से एड्रेस पूछा है, उसने मेरे लेटर के ऊपर एड्रेस लिख दिया, क्लर्क का काम हो गया खत्म। अब नेक्स्ट काम है पोस्टमैन का, जिसने जाके करना है डिलीवर। आईपी एड्रेस आपके लैपटॉप से जब लगा होता है, आप जब कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि मैं कहूँ मैं google.com लिख रहा हूँ, तो जो मेरे लैपटॉप से पैकेट जाएगा इंटरनेट पे, उस पैकेट के ऊपर आईपी एड्रेस लिखा होगा। अब उस पैकेट पे जब आईपी एड्रेस लिखा होगा तो उस पैकेट के ऊपर जब आईपी एड्रेस मेंशन हुआ हुआ है तो आपका पैकेट जो सेंड होगा पता चलेगा कि किस नेटवर्क से आया है, किस एड्रेस से आया है, किस डिवाइस से आया है, किस रीजन से आया है, और उसी के अकॉर्डिंगली जो इंफॉर्मेशन इंटरनेट आपको वापस देगा तो उसको पता होगा कि किस जगह से आया था, और मैंने उसकी रिक्वेस्ट जो इस लैपटॉप से मुझे आई है, मैंने इसके लैपटॉप पे वही इंफॉर्मेशन भेजनी है जो रिक्वेस्ट आई है। तो आईपी का काम एज अ क्लर्क है। ठीक है, अच्छा, अब डोमेन नेम एड्रेसिंग क्या है मैं आपको पहले बता दूं। मैंने आपको बताया था कि बहुत से जो वेब ब्राउजर्स हैं उनको जो वेबसाइट जिस तरह youtube.com है, मैं कह दूं कि YouTube का एड्रेस है 129.36.4.21, तो मैंने कहा था कि हर बंदा ये एड्रेस याद नहीं कर सकता। इस चीज को बाईपास करने के लिए उन्होंने डोमेन नेम दिए थे। अब डोमेन नेम क्या थे? नाम देना। अब मैं आपको कह दूं जी, मेरा नाम नहीं आपने कॉल करना, आपने मुझे कहना है कि सुलेमान नहीं कहना, आपने मुझे कहना है कि 29.31.61.42। क्या हाल है आपका? ठीक है। अब आप कहेंगे यार ये कैसा बंदा है, इसका तो नाम नहीं है, इसका तो ये एड्रेस है। अब आप में से कितने लोगों को याद रहेगा कि मेरा एड्रेस ये है और आपने मुझे इस तरह बुलाना है? आप लोगों में आधे ज़्यादा तो अभी भूल गए होंगे, लेकिन जो मैंने बोला है कि मेरा नाम सुलेमान है, आप मुझे इस तरह बुला सकते हैं कि जी सर सुलेमान ये आपसे काम है, सर से मुझे ये काम है, सर सुलेमान से। अब मेरा नाम है एक डिफरेंट, मतलब कि आप कह दो कि सुलेमान नाम के बहुत होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, लेकिन मेरी आइडेंटिटी है कि मेरा ये नाम है। तो आप लोगों को नाम याद करना ज़्यादा आसान लगता है बनिस्बत के ये डिफिकल्ट किस्म का आईपी एड्रेस याद करना। इस चीज को देखते हुए डोमेन नेम्स दिए गए थे कि डोमेन नेम एक यूनिक नेम होगा जो कि हर आईपी एड्रेस के साथ अटैच हो जाएगा, स्टेपल हो जाएगा। अब आप देखो, मैं हूं, मेरा नाम सुलेमान है, मेरे एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड मिला हुआ है विच इज नादरा का आईडी नंबर।
अब कहते हैं ना जी आपका शनाख्ती कार्ड नंबर क्या है, आईडी मतलब आईडी कार्ड नंबर क्या है, वो सबका यूनिक है, किसी का एक से नहीं मिलता। नाम हाँ हो सकता है कि सबका नाम किसी में से दो का नाम, जैसा मेरा नाम मोहम्मद सुलेमान है, किसी और का भी नाम मोहम्मद सुलेमान हो, लेकिन उसका जो नादरा के आईडी कार्ड का एड्रेस होगा वो डिफरेंट होगा, वो सेम नहीं होगा, उसके घर का पता भी डिफरेंट होगा। तो ये क्या है, डोमेन नेम भी ऐसे ही डील करते हैं, ठीक है। अब आपके पास जो डोमेन होती क्या है, किस तरह की होती हैं, डिफरेंट टाइप की डोमेन्स होती हैं, एक टॉप लेवल डोमेन होती हैं और एक जो है आपके पास कंट्री स्पेसिफिक डोमेन्स होती हैं, ठीक है। अब आपके पास जो टॉप लेवल डोमेन्स हैं उसके अंदर दो कैटेगरीज हैं, जो है टॉप लेवल डोमेन में जेनेरिक और एक कंट्री स्पेसिफिक। अब जेनेरिक क्या है आपके पास, जेनेरिक में आपके पास आती है www.google.com। अब www.xyz.org, आपको पता है org किसके लिए यूज होता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होता है। .gov किसके लिए यूज होता है, गवर्नमेंट के लिए यूज होता है। .edu किसके लिए यूज होता है, आपको पता है .edu किसके लिए यूज होता है, बताएं .edu किस लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है जी। सर एजुकेशन के लिए। अच्छा ठीक है, एजुकेशन के लिए के जबरदस्त हो लिए गया। एजुकेशन। .gov गवर्नमेंट के लिए यूज होता है, आपको इस चीज का पता है। अब इसी तरह ये आपके जेनेरिक एड्रेसेस हैं, ये आपके जेनेरिक एड्रेसेस हैं जिसके थ्रू आप जो है वो इनको वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ कि आपके पास जो इसमें डॉट नेट आता है, अब डॉट नेट क्या चीज है। डॉट नेट क्या चीज है, नेटवर्क। .com जो है आपके पास एक कमर्शियल साइट के लिए यूज होता है, लेकिन अगर वो अवेलेबिलिटी नहीं होती तो आपको बड़ी दफा सर्वर जो है डॉट नेट की ऑप्शन देता है कि आप अपनी वेबसाइट पर डॉट नेट डाल दें, तो वो नेटवर्क के लिए यूज होता है, ठीक है। इंटरनेट के लिए यूज होता है, नेटवर्किंग के लिए यूज होता है, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए यूज होता है जैसे जीमेल वगैरह है, इनके लिए ये डॉट नेट यूज किया जाता है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आती है वो है कंट्री लेवल डोमेन। अब कंट्री लेवल डोमेन क्या है आपके पास, कि जैसे मैं कह दूं www.google.com.pk, ठीक है, google.com.pk। अब ये क्या है, google.com.pk क्या है, आपके पास पाकिस्तान का कंट्री कोड है। .au क्या है, ऑस्ट्रेलिया का कंट्री कोड है। .in क्या है, इंडिया का कंट्री कोड है। .uk क्या है, यूके का कंट्री कोड है। .us क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स का है। अब .ca क्या है, वो कनाडा का है। तो हम इसको क्या कहेंगे, कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन, CCTLD। अब स्पॉन्सर्ड टॉप लेवल डोमेन क्या होते हैं, स्पॉन्सर्ड टॉप लेवल डोमेन क्या चीजें होती हैं, स्पॉन्सर्ड टॉप लेवल डोमेन क्या चीजें हैं। स्पॉन्सर्ड किसको कहेंगे, कोई भी आइडिया, नहीं आता तो कोई आइडिया दे दें। कोई भी आइडिया क्या हो सकते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस नीचे मेंशन्ड है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी हो सकती हैं, कौन कौन सी हो सकती हैं, सारे सो तो नहीं गए, म्यूट करके सो तो नहीं गए सारे। टॉप लेवल डोमेन में स्पॉन्सर्ड टॉप लेवल डोमेन क्या होगी, अच्छा चलें, स्पॉन्सर्ड के ऊपर जब हम आते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो TLDs हैं उनमें .com कमर्शियल बिजनेसेस के लिए यूज हो रहा है,
.org ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज हो रहा है, .net आपके पास नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज हो रहा है, .government आपके पास यूएस गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए भी यूज हो रहा है, पाकिस्तान गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए भी यूज हो रहा है, .mil मिलिट्री के लिए यूज होता है कि मिलिट्री वेबसाइट है उसके लिए, edu एजुकेशनल वेबसाइट के लिए यूज होता है। अब .th कंट्री टॉप लेवल डोमेन है, आपके पास कंट्री स्पेसिफिक है, थाईलैंड के लिए th यूज हो रहा है, कनाडा के लिए ca यूज हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया के लिए au यूज हो रहा है। अब URL मैंने आपको बताया था कि URL क्या चीज है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब इसके अंदर जो है वो एड्रेसिंग की आपको बात का पता है, ये एक एड्रेस है जिसमें आपके पास 4 पार्ट्स हैं। जो HTTP है, HTTPS है, वो आपके पास क्या है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ये 2 चीजें थी। इसको हम जो फर्स्ट पार्ट होता है किसी वेबसाइट का उसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं। जो सेकंड पार्ट होता है एड्रेस का, वो आपके पास क्या होता है, डोमेन नेम होता है। अब वो डोमेन नेम क्या है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, डोमेन नेम है www.chicagosymphony.org। अब जो नेक्स्ट पार्ट है स्लैश के बाद, जब आप जैसे www.songs.pk आप लिखते हैं तो songs.pk आपके पास डोमेन नेम है, लेकिन जब आप उस वेबसाइट पे जाके इंडियन सॉन्ग्स या पाकिस्तानी सॉन्ग्स या मतलब इंग्लिश सॉन्ग्स किसी को भी टिक करते हैं तो वो स्लैश के बाद जो पाथ बनता है अगली वेबसाइट का वो पाथ नेम कहलाता है। अब जैसे मैं यहाँ पे कह दूं पाकिस्तानी सॉन्ग्स, तो यहाँ पर होगा www.songs.pk, ये डोमेन नेम हो गया, स्लैश के बाद लिखा होगा पाकिस्तानी सॉन्ग्स, ये पाथ नेम हो गया। स्लैश के बाद आगे मैं कह दूं कि मैं किसी सिंगर ताहिर शाह का सॉन्ग सर्च करके डाउनलोड करता हूं, तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा मेरे पास ताहिर शाह .mp3, मतलब उसके सॉन्ग का एड्रेस आ जाएगा, फाइल नेम। ठीक है, तो मेरे पास इस तरह एक स्ट्रक्चर बनता है यूआरएल का। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आता है जी HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। किस लिए यूज होता है, फाइल्स को मूव करने के लिए कंप्यूटर से इंटरनेट के ऊपर और इंटरनेट से कंप्यूटर के ऊपर। HTTP हमारे पास एक कॉमन प्रोटोकॉल है जो कि यूज किया जाता है इंटरनेट पे, जिस पे आप चीजें जो है वो ट्रांसफर करते हैं। अब कुछ भी हो सकता है, पिक्चर्स, टेक्स्ट, डायग्राम, कोई भी ऐसी चीज, इंफॉर्मेशन, डेटा, जो भी चीज आप लोग ट्रांसफर करना चाहते हैं वो आप HTTP के थ्रू कर सकते हैं। इसलिए हर वेबसाइट के पहले HTTP लिखा होता है कि उसको पता होता है कि आपकी ये चीज इस वेबसाइट पे पड़ी है, इस पेज पे पड़ी है, और यहाँ से आपके पास सर्वर के पिक्चर्स, डेटा, इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें जो है वो ट्रांसफर होके आपके लैपटॉप पे आनी है, इसलिए HTTP लिखा जाता है। अब HTTP और HTTPS, अब आपके पास इतना पता है कि HTTPS क्या चीज है। HTTPS आपके पास सिक्योर्ड कनेक्शन है जो कि बैंकिंग और इन चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। उस बैंकिंग के वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको पहले HTTP के मतलब पहले बैंकिंग की वेबसाइट से पहले HTTP की जगह HTTPS नज़र आएगा, क्योंकि वो एक सिक्योर्ड कनेक्शन होगा जिस पे आपकी इंफॉर्मेशन एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे जाती है। ठीक है, और वो इनक्रिप्टेड होती है। मैंने आपको कल भी ये चीज़ बताई थी। अच्छा, कुकीज़, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कुकीज़ है, किसी भी आप वेब पेज पे, वेब सर्वर पे जाते हैं तो आपने एक चीज देखी होगी कि जब आप फर्स्ट टाइम को वेबसाइट को लोड करते हैं तो फर्स्ट टाइम वो वेबसाइट जब आप लोड करोगे तो वो वेबसाइट स्लो स्लो खुलेगी। वो क्यों? वो स्लो इसलिए ओपन होती है क्योंकि आप लोगों का फर्स्ट टाइम डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है आपके लैपटॉप पे, लेकिन वही वेबसाइट आप थोड़ी देर बाद ओपन करें दोबारा, या उसी का फर्दर कोई पेज ओपन करें, तो वो आपको पहले से ज़्यादा जल्दी ओपन होगी। क्यों? क्योंकि आधे से ज़्यादा डेटा आपका HTTP के थ्रू आपके लैपटॉप में ट्रांसफ़र हो गया होता है।
और उसको आप ही के कुकीज़ की फ़ाइल में से निकाल के वो डेटा आपको प्रेज़ेंट कर रहा होता है। ये कुकीज़ जो होती है एक छोटी फ़ाइल होती है जो cookies.txt के नाम से सेव हो जाती है बैकएंड पे। अब आपको एक चीज़ पता होगा कि जब आप किसी वेबसाइट पे अपना बायोडाटा फिल कर रहे होते हैं, बायोडाटा फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, तो आपको वो बड़ी दफ़ा अपना नाम आपने 1-2 दफ़ा फिल किया होता है, तो आपको दोबारा भी वो वही चीज़ दिखा रहा होता है। मतलब आप दोबारा फिल करने जाते हैं तो आपको फर्स्ट नेम की जगह आप क्लिक करते हो तो नीचे आपका नाम पहले से आ रहा होता है। वो क्योंकि बैक एंड पे आपने कुकीज़ में स्टोर किया होता है, ऑटोमैटिकली स्टोर हो जाता है। या आपने जिस तरह सेव पासवर्ड किया होता है बैक एंड में वो कुकीज़ में स्टोर हो जाता है, तो वो कुकीज़ से ही दोबारा रिट्रीव करके आपको वो इन्फॉर्मेशन दोबारा दे देता है। तो कुकीज़ जो है वो आपके बैक एंड पे स्टोर होती रहती हैं साथ-साथ। एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस ये हैं कि जब कोई वेबसाइट आप एक्सेस करते हैं डेली, तो बड़ी दफ़ा उस वेबसाइट का डेटा, पिक्चर्स, इन्फॉर्मेशन आपके लैपटॉप में स्टोर्ड होती हैं। उससे फ़ायदा ये होता है एक तो वेबसाइट जल्दी ओपन होती है, आपकी इन्फॉर्मेशन विज़िट करना ईज़ी हो जाता है, फॉर्म कहीं दूसरी-तीसरी जगह पे फिल कर रहे हैं तो वो डेटा पहले से आपके पर्सनल पीसी में इंक्लूडेड है, आप उस पे फर्स्ट नेम पे क्लिक करते हैं, नाम पहले से नीचे आता है, टाइप करने की ज़रूरत नहीं, उसको क्लिक किया और नाम जो है वो पेस्ट हो गया। एड्रेस, बड़ी दफ़ा लोगों को मसला आता था एड्रेस, एक दफ़ा डाल दिया कुकीज़ में स्टोर हो गया, नेक्स्ट टाइम जब आपने क्लिक किया तो नीचे एड्रेस आ रहा होता है येलो से उसके अंदर कि अगर आप ये चाहते हैं तो हम यही वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके यही एड्रेस डाल देते हैं। ऐसे ही होता है। अब नेक्स्ट चीज़ है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का ये है कि ये आपको ज़्यादा तंग नहीं करेगी। तंग मतलब कि बार-बार एक नोटिफ़िकेशन नहीं आएगी कि कुकीज़ में डेटा स्टोर हो रहा है या नहीं। आपको सिर्फ़ एक ऑप्शन आती है कि ये वेबसाइट कुकीज़ पे काम कर रही है, आप काइंडली कुकीज़ को इनेबल कर दें। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपका आधे से ज़्यादा डेटा लैपटॉप पे ट्रांसफ़र हो जाता है उस वेबसाइट का और सर्वर पे लोड नहीं पड़ता जहाँ से वेबसाइट रिसीव हो रही होती है। तो ये आप लोगों को एक और इसकी एडवांटेज है। हाँ, डिसएडवांटेज ये है इसकी कि आपकी प्राइवेसी का इश्यू हो सकता है कि अगर आप किसी पर्सनल कंप्यूटर पे नहीं बल्कि पब्लिक पीसी यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन लीक होने का खतरा है और इतना ज़्यादा डेटा ये स्टोर नहीं कर सकती क्योंकि छोटा इसका साइज़ होता है 4 केबी का साइज़ होता है। ठीक है? स्ट्रिंग्स की फॉर्म में इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। मतलब स्ट्रिंग होता है कि आपके पास कैरेक्टर्स कितने ये सेव करता है, ये थोड़े से कैरेक्टर सेव करता है, ज़्यादा नहीं। ठीक है? अगर इसको दोबारा खोला जाए फाइल को cookies.txt को तो इसमें से डेटा रीड किया जा सकता है। ठीक है? बहुत से ब्राउज़र हैं, वो कुकीज़ को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। लेकिन अगर आप 20 से ज़्यादा कुकीज़ अगर आपकी हो जाती हैं, तो वो पुरानी कुकीज़ की फ़ाइल को डिलीट कर देता है। ठीक है? अच्छा सेशन, सेशन क्या चीज़ है? किस लिए यूज़ होता है? सेशन बेसिकली एक टाइम फ्रेम है, जिसमें 2 कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं। 2 कंप्यूटर्स मतलब कम्युनिकेटिंग डिवाइस। जैसे मैं बैंक के सर्वर के साथ कनेक्टेड हूँ। मैं क्लाइंट हूँ, वो सर्वर है। हम दोनों ने जब आपस में कनेक्ट किया, तो हमारा एक सेशन स्टार्ट हो गया, टाइमर स्टार्ट हो गया। अब टाइमर क्या था? टाइमर ये था कि 2 कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हो गए, मैं एक्टिव हूँ तो मेरा टाइमर सही है। मैंने यूज़ करना छोड़ दिया तो मेरा टाइमर काउंट होना शुरू हो जाएगा। 10 से 15 सेकंड के बाद मैं ऑटोमेटिकली उस सर्वर से डिस्कनेक्ट हो जाऊँगा सिक्योरिटी रीज़न्स के लिए। ठीक है? तो जो सेशन है वो एक टाइम फ्रेम है कि जो आपको अलाउ किया जाता है कितने टाइम फ्रेम में आप इससे कनेक्ट रह सकते हैं। अगर आप इतनी देर तक इनएक्टिव रहते हैं तो आप इससे ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है? क्लियर है आप सबको? नेक्स्ट चीज़ आती है फायरवॉल। फायरवॉल आप लोगों ने नाम सुना होगा, आपके पीसी की सिक्योरिटी के लिए यूज़ होता है, नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए। जो इंटरनेट से पैकेट्स आ रहे हैं, जो डेटा आ रहा है और जा रहा है, वो उसको मॉनिटर करता है। जैसे एक बैरियर नहीं लगा होता, उस तरह आपके पीसी में एक बैरियर लगा होता है।
फायरवॉल जो ट्रैफिक आ रही है उसको देखता है, जो जा रही है उसको देखता है, और जो ब्लॉक करनी होती है उसको ब्लॉक करता है। जो आपको सिक्योरिटी के लिए खतरनाक है, आपके लिए, आपके पर्सनल डेटा निकालने के लिए, कोई वायरस है, कोई स्पैम है, तो वो उसको रोकता है। तो फायरवॉल बेसिकली आपके डिफेंस के लिए यूज होता है, जो आपका नेटवर्क सिक्योरिटी को डील कर रहा है। और ये काफी पुराना है, कोई इतना नया नहीं है। जब से ये मतलब स्टार्ट हुआ नेटवर्क सिक्योरिटी 25 साल से ऑपरेट कर रहा है। अब एक बैरियर बना देगा कंट्रोल्ड एंड सिक्योर्ड नेटवर्क के लिए, कि कौन सी चीज़ ट्रस्टेड है और कौन सी अनट्रस्टेड है। जो वेबसाइट से चीज़ें आ रही हैं, कौन से आपके कंप्यूटर के लिए सही है, कोई हैकर ने कोई ऐसी फाइल तो नहीं भेजी जिससे आपका पीसी हैक हो जाएगा, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन तो नहीं है जो आप डालोगे तो आपको एक स्पैम है, कोई क्लिक करोगे तो वायरस आ जाएगा, कोई चीज़ डाउनलोड हो जाएगी। तो फायरवॉल आपका इस चीज़ को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये हमारा इंटरनेट का लेक्चर था जी। आई होप इसमें कोई इशू नहीं है आपको।